हेलो हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। हम जैसा कि क्लास 11th की फिजिक्स के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में अपने डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व को डिस्कस किया था। आज हम उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। एक दो क्वेश्चंस हैं उनको भी करेंगे कि क्लास 11th में ग्राफ से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, जैसे कि हमने कुछ केसेस देखे थे डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व्स के, ऐसे ही आज हम इसके कुछ केसेस देखेंगे। और सबसे पहला हम केस क्या देखते हैं कि अगर हमारा जो वेग है या वेलोसिटी है वो नियत है तब उसका कर्व कैसा बनेगा। और इस कर्व को बनाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। जो हम एक तो स्लोप देखते हैं, एक देखते हैं एरिया अंडर द कर्व, इसको हम बोलते हैं परिबद्ध क्षेत्रफल या इसको हम बोलते हैं ढाल। तो ढाल क्या होती है? डेल वाई अपॉन डेल एक्स। और वाई एक्सिस पर हम क्या रखेंगे? वेलोसिटी रखेंगे। और इस पर क्या रखेंगे? हम एक्स एक्सिस पर टाइम को रखेंगे। तो अगर हम देखें वेलोसिटी अपॉन टाइम हमें क्या डिनोट करता है, क्या करता है? एक्सीलरेशन ए को। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। एरिया अंडर कर्व जब हम देखते हैं तो हम इन दोनों को क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, और वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम क्या बताता है? देखिए आपने पढ़ा होगा v इक्वल टू एस अपॉन टी। एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है। तो ये क्या बताएगा हमको? डिस्प्लेसमेंट बताएगा, विस्थापन बताता है। ठीक है, तो ये जो वेग समय ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये मोस्ट इसीलिए है क्योंकि इसमें हमें स्लोप भी काम में आती है और क्या काम में आती है? एरिया अंडर द कर्व काम आता है। क्योंकि इससे पहले जो हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखा था उसमें हमने देखा था कि हमें केवल स्लोप काम में आ रही थी, एरिया अंडर द कर्व काम में नहीं आ रहा था। वो क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो अब हम बात करेंगे इस ग्राफ में एक तो स्लोप, एक्सीलरेशन, त्वरण की, और एक बात करेंगे एरिया अंडर द कर्व, मतलब वेलोसिटी और टाइम के मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट की। तो ये दोनों चीजें मैं यहां लिख देता हूं। स्लोप v अपॉन टी इक्वल टू ए और एरिया अंडर द कर्व v मल्टीप्लाई टी इक्वल टू विस्थापन या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि अगर फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं कि जब क्या हो अपना वेग नियत हो, वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो। क्या हो? वेलोसिटी कांस्टेंट। और वेलोसिटी कब कांस्टेंट होगी? कि जब विस्थापन का मान क्या होगा? नियत होगा। इसको मैं डिनोट करूं ऐसे, तो ये किसका वक्र हो जाएगा? जब क्या होगी? वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेग क्या होगा? नियत। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें हम देखें तो देखिए, अगर हम इसका एरिया अंडर कर्व निकालते हैं, जो हमें क्या बताता है? विस्थापन बताता है। वो एक समान रूप से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एक समान रूप से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और टाइम भी एक समान रूप से बढ़ रहा है। जैसे देखिए यहाँ 1 2 3 4 5, तो पर सेकंड वो थोड़ा 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 बढ़ रहा है। और हमारा जो होता है वेलोसिटी, वो क्या होती है? एस अपॉन टी। तो यहाँ ये जितना बढ़ेगा विस्थापन उतना ही क्या बढ़ेगा? टाइम बढ़ेगा। इसलिए वेग अगर हमें कांस्टेंट देखना है तो उसका कर्व कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अब हम दूसरा केस देखते हैं। इसमें हम लिख भी सकते हैं कि विस्थापन एक समान रूप से बढ़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि वेग एक समान रूप से बढ़े। अब क्या देख रहे हैं हम कि जो ना वेलोसिटी है वो एक समान रूप से बढ़ रही है, मतलब
इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पर हम वाई एक्स पर क्या बताते हैं, वेलोसिटी, और इस पे क्या बताते हैं हम, टाइम। और एक समान रूप से बढ़ने के लिए हमने कर्व पढ़ा था, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो अपने ओरिजिन मूल बिंदु से निकलती है और सीधी बढ़ती जाती है। इसमें हम देखते हैं कि अगर हम एरिया अंडर द कर्व देखें तो देखिए ये क्या हो रहा है, पहले इतना बड़ा, फिर इतना, फिर इतना, लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब इसमें तो डिस्प्लेसमेंट जो था वो एक समान से बढ़ रहा था, इसमें जो विस्थापन होगा वो असमान रूप से बढ़ेगा, विस्थापन असमान रूप से बढ़ेगा। ठीक है, और विस्थापन जब असमान रूप से बढ़ेगा तब हमारी क्या जनरेट होगी, वेलोसिटी जनरेट होगी, और वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ती जाएगी। ये दोनों आपको क्लियर हुए। अब हम तीसरा पॉइंट लेके चलते हैं कि वेग असमान रूप से बढ़े। वेग असमान रूप से बढ़े, तो इसमें हम क्या देखेंगे, देखिए सिंपली मैं v से डिनोट कर देता हूं और t से। v मतलब वेलोसिटी और t मतलब टाइम। अब असमान रूप से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो देखिए इसका ग्राफ क्या होगा, इस प्रकार बनेगा। और मैंने आपको एक दिन बताया था कि अगर हमें देखना है कि कौन से कर्व लगातार बढ़ रहा है, कौन सा कर्व लगातार घट रहा है, तो हम उसकी क्या निकाल लेते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। और स्लोप में हम क्या निकालते हैं, थीटा की या एंगल की वैल्यू निकालते हैं। और एंगल की वैल्यू अगर जब बढ़ती जाती है तो इसका मतलब वो जो वैल्यू है, जो कर्व की जो वैल्यू है वो लगातार धीरे धीरे बढ़ रही है। इसमें आप जब थीटा निकालेंगे, थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3, तो थीटा की जब वैल्यू बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि वेग जो है वो असमान रूप से बढ़ रहा है। और जब वेग बढ़ रहा है तो विस्थापन भी क्या होगा, ये भी बढ़ेगा, पॉजिटिव। ठीक है, यहां असमान रूप से बढ़ रहा था, या असमान रूप से क्या कर देते हैं, कम। एक केस क्या ले लेते हैं, फोर्थ नंबर का केस, ये थर्ड हो गया, असमान रूप से घटेगा। ठीक है, इसमें ग्राफ कैसा बनेगा, सबसे जो इंपॉर्टेंट ग्राफ है क्लास 11th में और चैप्टर नंबर 2 में, तो वो यही है, वेग समय ग्राफ। मोस्टली क्वेश्चन इसी से आता है, तो थोड़ा इसको ध्यान से जरूर देखना, v और t। और इसमें कर्व कैसा बन जाएगा, इसमें इसमें हम देखते हैं कि स्लोप जो है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, मिनिमाइज हो रही है, घटती जा रही है। इसलिए इसमें क्या होगा कि वेग असमान रूप से घटेगा, और विस्थापन है वो भी थोड़ा थोड़ा आगे जाके डिक्रीज होने लग जाएगा, यहाँ ज्यादा बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, या फिर कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट होगा तब भी क्या होगा, जो वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। ये आपको समझ में आए या नहीं आए, देखो इनको हम अगर नेगेटिव में बनाना चाहें तो नेगेटिव में भी बना सकते हैं, ऐसे ये ऐसे बन जाएगा, और ये नेगेटिव में ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये आपको कर्व समझ में आया कि नहीं आया। इसमें भी देखो, अगर हम स्लोप देखते हैं तो इसकी स्लोप हम ऐसे किसी भी पॉइंट की देख सकते हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी, थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा, मतलब ग्रेटर देन थीटा 2, मतलब थीटा 1 की वैल्यू ज्यादा है, थीटा 2 की वैल्यू कम है, मतलब इसकी क्या हो रही है, स्लोप कम हो रही है, तो आगे वैल्यू घटती है। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये दोनों चारों केसेज आपको समझ में आए या नहीं आए। अब इस पे हम एक बेस क्वेश्चन देखते हैं कि इस पर बेस जो क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं और वो कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, और एक्सीलरेशन की भी इस कर्व में बात कर सकते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए ग्राफ में एक्सीलरेशन, त्वरण तथा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट के मान ज्ञात करो। ठीक है,
और एक 10 20 30 40 यहां पर ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। और यहां -10 -20, ये 2 पर मिलेगा, ये 4। तो अब इसमें हमें दोनों चीज कैलकुलेट करनी है, एक तो एक्सीलरेशन बताना है, पॉइंट में दे देता हूं, ये ओरिजिन ओ, ए, वी, सी और डी। तो एक तो ग्राफ के जो अंडर एरिया आ रहा है वो देखना है, और दूसरा हमें क्या देखना है, स्लोप से क्या बताना है, एक्सीलरेशन बताना है। तो देखिए एक टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे स्थिति या फिर ग्राफ, और यहाँ क्या लिख देंगे, त्वरण। तो बात करते हैं ओ से और ए तक, ए से बी तक, बी से सी तक, और फिर सी से डी तक। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, ओ से ए मतलब जो एक्सीलरेशन है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव है और नियत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ वेग क्या हो रहा है, एक समान रूप से बढ़ रहा है, और जब एक समान रूप से बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है, एक्सीलरेशन जनरेट करेगा और त्वरण होगा। ए वी यहाँ पर क्या है, ये जो स्थिति है, v क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट होगा तो जो एक्सीलरेशन है वो क्या होगा, 0 होगा। बात करते हैं v से c तक, तो v से c तक अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, a नेगेटिव होगा, लेकिन कैसा होगा, नियत। और सेम स्थिति c से d तक होगी कि a क्या होगा, नेगेटिव होगा, और कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, नियत। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ एक समान बढ़ रहा है, और एक्सीलरेशन हमने जब पढ़ा था तो उसकी डेफिनेशन भी क्या थी कि चेंज इज द रेट ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के साथ वेलोसिटी में कितना चेंज होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो ये आपको त्वरण समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद हम निकालेंगे एरिया अंडर द कर्व, मतलब जो परिबद्ध क्षेत्रफल है ग्राफ के द्वारा उसको हम निकालेंगे, और परिबद्ध क्षेत्रफल हमें क्या बताता है, विस्थापन बताता है। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब हम यहाँ विस्थापन कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, तो ओ से ए तक करेंगे पहले, ओ से ए प्लस ए से बी प्लस बी से सी और प्लस सी से डी पॉइंट तक। तो देखो ओ से ए, ओ से ए तो ये क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, और ट्राइंगल का हमें पता है क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बेस इनटू हाइट, और आधार इसका 0 से 2 तक है तो 2 आ जाएगा, और हाइट इसकी कितनी है 40, तो 40 आ जाएगा, प्लस ए से बी। अब ये क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है, और आयत का क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, तो 40 माइनस 4 माइनस 2, ये भी 2 आ जाएगा, प्लस v और c का एरिया देखेंगे तो वही ट्राइंगल से, तो देखिए 1/2 मल्टीप्लाई 1 इंटू 40, और प्लस c और d। तो c और d देखो यहाँ से देखेंगे, या तो इसको माइनस में हम पहले ले लेते हैं क्योंकि ये नेगेटिव कर्व है, या फिर यहाँ वैल्यू माइनस में लेंगे। तो देखिए 10 इसकी और 1/2 गुणा 1 गुणा 10, क्योंकि इसकी जो आधार है वो यहाँ तक है, बेस क्या है इसका, ये यहाँ से, हाइट क्या है इसकी, ये जो कि लगभग 10 पे मिल रही है। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो 40, 2 से 2 कैंसिल, प्लस 80 प्लस 20 माइनस 5, 60 क्या आएगा, 140 माइनस 5, तो हमारा जो विस्थापन आया, डिस्प्लेसमेंट आया, वो आया 135 मीटर। क्लियर। अगर ये पॉजिटिव होता तो इसमें जुड़ जाता, नेगेटिव होता तो इसमें से माइनस हो जाता। क्योंकि माइनस क्यों हुआ, क्योंकि विस्थापन हमने स्टार्टिंग में जब पढ़ा था तो विस्थापन कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, कहने का मतलब सदिश राशि होती है, और सदिश राशि होने का मतलब यह है
कि इसकी पॉजिटिव भी वैल्यू होगी, नेगेटिव भी वैल्यू होगी और जीरो भी होगी। अगर मैं यही बात करूं कि ये वेग ना होकर क्या होती, स्पीड होती, या वेलोसिटी ना होकर स्पीड होती, या चाल होती, तब हम क्या निकालते हैं, यहाँ विस्थापन की जगह हम क्या निकालते, दूरी निकालते। ये आपने देख लिया होगा। अब मैं दूरी कैलकुलेट करके बताता हूं। यहाँ क्या निकालते हैं हम, दूरी निकालते। क्यों निकालते हैं, क्योंकि देखिए चाल बटे समय क्या होता है, चाल गुणा समय क्या होता है, दूरी होती है, और दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए इसको भी हम किस में लिखते हैं, पॉजिटिव में लिखते हैं। ये +5 हो जाता और ये यहाँ +5 होकर 145 मीटर होता। ठीक है, क्योंकि दूरी क्या होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि चाल कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देती। तो ये दोनों मैंने आपको क्लियर करके बताया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ देगा तो हमें विस्थापन निकालना है, और चाल समय ग्राफ देगा तो हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। दूरी में हमेशा क्या रखना है, पॉजिटिव वैल्यू रखनी है। अगर विस्थापन आता है तो अगर नेगेटिव में कोई कर्व है तो नेगेटिव वैल्यू रखनी है, पॉजिटिव में कर्व है तो पॉजिटिव वैल्यू रखनी है। ऐसे कई बार पेपर में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको वेग समय ग्राफ समझ में आया होगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ऐसे ही नॉर्मली 11वीं क्लास में न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट में एक बार सभी को रिवाइज कर देंगे। अब बात करते हैं वेग समय ग्राफ के बाद। सबसे पहले देखो हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व के बारे में देखा था, उसके बाद हमने वेलोसिटी टाइम कर्व के बाद देखा था, और अब हम देखो क्या देखते हैं, चाल समय ग्राफ। इसको थोड़ा सा ही समझेंगे, क्यों, क्योंकि जैसे देखो यहां पर क्या थी, वेग और समय। ठीक है, दोनों को मैं एक साथ कंपैरिजन करके पढ़ा देता हूं। और यहां क्या हो गया, चाल समय। इसकी स्लोप क्या बताएगी, दूर वेग बटे समय, और वेग बटे समय क्या बताता है, एक्सीलरेशन को, ए को। और इसकी जो परिबद्ध क्षेत्रफल है या एरिया अंडर द कर्व है, वो क्या बताएगी, वेग गुणा समय। ये क्या बताएगी, विस्थापन फिजिकल क्वांटिटी को या डिस्प्लेसमेंट को। इसमें क्या होगा, चाल बटे समय, ये कोई क्वांटिटी है नहीं, चाल गुणा समय, ये क्या बताएगी, दूरी को। दूरी हमेशा पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। तो सेम जो ग्राफ दूरी के लिए बने थे, वेग समय ग्राफ के लिए बने थे, ऐसे ही सेम ग्राफ किसके लिए बनेंगे, चाल समय के लिए बनेंगे। तो ये आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, और पेपर में भी कभी भी चाल समय ग्राफ नहीं पूछा जाता। मोस्टली क्या पूछा जाता है, वेग समय ग्राफ को। तो इससे अब आगे वाले जो ग्राफ्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वो कौन से हैं, त्वरण समय ग्राफ। क्या पढ़ेंगे, त्वरण समय ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम कर्व और त्वरण समय ग्राफ। इसमें भी हम क्या देखेंगे, स्लोप देखेंगे, और एक क्या देखेंगे, एरिया अंडर द कर्व। तो स्लोप में क्या होता है, वही डेल वाई अपॉन डेल एक्स, और वाई पर हम क्या रखेंगे, त्वरण रखेंगे, और त्वरण बटे समय। नीचे क्या रखेंगे हम, देखो त्वरण गुणा त्वरण गुणा समय, और त्वरण समय, त्वरण इंटू टाइम। वो समय क्या होता है, देखो ए अपॉन ए मल्टीप्लाई टी क्या देता है हमें, वेग देता है, वेलोसिटी देता है। क्योंकि v इक्वल टू क्या, ए इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन टी, और ए मल्टीप्लाई टी करेंगे तो क्या है मिलेगा, हमें वेग मिलेगा। ठीक है, त्वरण बटे समय क्या होता है, जर्क। ठीक है, हिंदी में भी इसको जर्क बोलते हैं, इंग्लिश में भी जर्क बोलते हैं, जो हमारे सिलेबस में नहीं है।
ठीक है, सिलेबस में नहीं है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। इसमें जो हम कर्व पढ़ेंगे उसमें जो हमें काम की चीज है वो क्या है, एरिया अंडर द कर्व, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व हमें क्या देगा, वेग देगा, वेलोसिटी देगा। ठीक है, त्वरण की परिभाषा आप सबको याद होगी, क्या है कि चेंज इज द रेट ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम त्वरण वेग में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, त्वरण नियत हो। और त्वरण नियत कब होगा, जब वस्तु क्या होगी, वस्तु एक समान वेग से, एक समान वेग से गति करेगी। ठीक है, जब वस्तु क्या करेगी, त्वरण नियत नहीं होगा, जीरो होगा। जब वस्तु एक समान वेग से गति करेगी मतलब उसकी वेलोसिटी में क्या नहीं हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है, और परिवर्तन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, त्वरण शून्य होगा। और v और t में अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसा आएगा, v और t में ऐसा आएगा। और a और t का बनाएंगे तो a t क्या होगा, जीरो होगा, या फिर नियत होगा, तो उसको हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, शून्य बोल सकते हैं, नियत बोल सकते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर कि कब कि त्वरण कैसा हो, एक समान रूप से बढ़े। कि त्वरण एक समान रूप से कब बढ़ेगा, जब वेलोसिटी में चेंज क्या होगा, एक समान रूप से वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ये क्या डिनोट कर रहा है कि त्वरण एक समान रूप से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तीसरा, त्वरण असमान रूप से बढ़े, या फिर एक और रह गया, एक समान रूप से घटे। एक कर्व और रह गया, एक समान रूप से घट रहा हो। तो घटने के केस में ए टी कैसा कर्व बनता है, ऐसा कर्व बनता है। इसमें एक्सीलरेशन की वैल्यू धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हो रही है, घट रही है। अगला देखते हैं, त्वरण असमान रूप से बढ़ रहा हो। असमान रूप से बढ़ रहा है तो ऐसे बढ़ेगा, ए इंटू टी। वही स्लोप लगा के देखेंगे इसका, थीटा की वैल्यू देखेंगे, अगर थीटा की वैल्यू लगातार बढ़ रही है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और तीसरी या पांचवी बात हम ये करते हैं, त्वरण असमान रूप से घट रहा है। तो इसका कर्व कैसा बनेगा, ए टी, और क्योंकि इसमें हम जब स्लोप बनाएंगे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। ये क्या होता है, अपना ओरिजिन होता है। ठीक है, ऐसे हम एक्सीलरेशन टाइम कर्व्स को बना सकते हैं, जिसमें मैंने आपको 5 केस बताए। इनमें से एक केस कोई पूछा जाएगा, या जैसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं तो उसमें पूछा जाएगा कि त्वरण असमान रूप से घट रहा है, इसके लिए कौन सा कर्व है। तो आपको 4 कर्व दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको पहचानना है कि कौन से कर्व में एक्सीलरेशन की वैल्यू टाइम के साथ घट रही है। तो आज हमने 2 या बोले 3 कर्व देखे। एक तो देखा वेलोसिटी टाइम का, दूसरा हमने स्पीड और टाइम वेलोसिटी के साथ ही आपको कंपैरिजन करके पढ़ाया, और तीसरे में हमने देखा एक्सीलरेशन टाइम कर्व्स देखे। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करें, हम आपको दोबारा डिस्कस करके बताएंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं बुक में दे रखे हैं, आप उनको सॉल्व करके देखें, आसानी से इन कर्व्स पर सॉल्व हो जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।